We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में इस बार अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो गजवाए हिंद हो जाएगा। बंगाल का मुसलमान एक मुस्त होकर टीएमसी को जो है वो वोट करेगा। ममता बनर्जी के को उड़ाने वाले ये जो अशहदु अल्ला इलाहा वाले हैं वो एक मिनट सोचेंगे भी नहीं। वोट करने जाते हैं तो वहाँ इत्र लगा दिया जाता है, परफ्यूम लगा दिया जाता है और चेक किया जाता है कि हमने वोट दिया कि नहीं। सर उठा करके अच्छे से जीना है, इज्जत वाली जिंदगी जीना है तो वोट तो भाजपा को ही करना पड़ेगा। किसका फायदा और किसका नुकसान जो है वो अब आप देख पा रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने जय श्री राम बोला तो दूसरे दिन उसका शव मरा हुआ पेड़ से लटकता हुआ नजर आता है। योगी आदित्यनाथ की एक झलक के लिए लोग पहुंच रहे हैं वहां, ममता बनर्जी की रैली को छोड़कर जा रहे हैं। बड़े लोगों की धरती पर जब योगी आदित्यनाथ जी के चरण आते हैं तो इसका मतलब होता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भगवा लहराने वाला है। जिस दिन वोटिंग होती है गाड़ी से बम निकलता है, लुंगी से बम निकलता है, लुंगी के अंदर बड़े वाले से बम निकलता है, रस्सी में बंधा बंधा इतना बड़ा बड़ा बम निकलता है। क्योंकि आप बंगाल से आती हैं और बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या लगता है सबसे पहला सवाल 4 मई को ममता दीदी गई या ममता दीदी ही रहेंगी? देखिए मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और ज्योतिष के हिसाब से कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है क्योंकि मैंने बंगाल को 13 साल दिया है एंड स्टिल आई एम द वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल। 41 वार्ड से मैं वोटर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो गजवाए हिंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में के 7 डिस्ट्रिक्ट को लेने की बात बांग्लादेश ने 2024 में ही बोल दिया था नवंबर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता की लालसा और चेयर का लोभ ममता बनर्जी को उसी जगह खड़ा कर देगा जहां पर हमने कुछ दिन पहले शेख हसीना को देखा था। और आप ये सोचो कि ममता बनर्जी तो फिर भी ब्राह्मण घोर में है, फिर भी मंत्रों का गलत सलत उच्चारण कर लेती हैं, पाठ पूजा कर लेती हैं बेदिल से ही। शेख हसीना तो ला इलाहा वाली थी, अशहदु अल्ला इलाहा वाली थी और उनके को उड़ाने वाला भी अशहदु अल्ला इलाहा वाला था। तो ममता बनर्जी के को उड़ाने वाले ये जो अशहदु अल्ला इलाहा वाले हैं वो एक मिनट सोचेंगे भी नहीं। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू अगर अब नहीं जागे तो मुझे लगता है कि प्रॉपर कंप्लीट तरीके से पलायन करना पड़ेगा और पाठ पूजा मंदिर तो ऐसे टूटेगी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो बांग्लादेश में हुआ था वही सेम हम लोग अगर ममता बनर्जी शपथ लेती हैं तो 6 महीने के बाद हम लोग पश्चिम बंगाल में देखेंगे सेम बांग्लादेश वाला काम। मैं नहीं जानती हूं कि क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हिंदू और पश्चिम बंगाल के संवैधानिक मुसलमानों को आगाह जरूर कर सकती हूं कि अगर वाकई में सर उठा करके अच्छे से जीना है, इज्जत वाली जिंदगी जीना है तो वोट तो भाजपा को ही करना पड़ेगा। हाँ, अब 90 लाख इल्यूजन और हैलुसिनेशन वाले जो वोटर खत्म हुए हैं उसका भी एक प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि मुर्दा उठ करके 90 लाख आता था और वोट करके चला जाता था आराम से। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? वहाँ के जो वोटर्स से बातचीत जो हो रही है, वहाँ के बंगाल के लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो बताते हैं कि जब हम वोट करने जाते हैं तो वहाँ इत्र लगा दिया जाता है, परफ्यूम लगा दिया जाता है और चेक किया जाता है कि हमने वोट दिया कि नहीं, और अगर नहीं देते हैं वोट तो हमारे साथ क्या होगा वो हम भी नहीं जानते। इसमें कितनी सच्चाई नहीं है? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। इवन एक हिडन कैमरा भी होता है बूथ के पास, हिडन कैमरा भी होता है बूथ के पास, आइडेंटिफाइड किया जाता है कि कौन भाजपा को वोट दे रहा है, कौन टीएमसी को वोट दे रहा है। तभी तो ममता बनर्जी जीतती जैसे ही है वैसे ही बोलती हैं आमी जानी के वोट दिए के दिलो ना, मतलब मैं जानती हूँ कि किसने वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया है, वो तुरंत बोल देती हैं। और खास करके बहुत रिनाउंड चेहरे को वो तुरंत टारगेट करती हैं और जैसे ही वो शपथ लेती हैं तो हम जैसे लोग जो बड़े रिनाउंड फेस नेता में आते हैं तुरंत हमारे ऊपर 100 एफआईआर, 88 एफआईआर, 71 एफआईआर, 22 एफआईआर हमारे ऊपर ऐसे होता है। तो दिस इज फैक्ट, मतलब इसमें सच्चाई हाँ, है। हाँ।
मतलब हमारे सामने जो आपके और हमारे सामने जो कई बार हम ट्वीट्स में देखते हैं, कई बार ट्विटर पे ऐसे वीडियोस देखते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, तो इनमें फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एक ये तो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2019 का लोकसभा इलेक्शन, 2021 का विधानसभा इलेक्शन, 2024 का लोकसभा इलेक्शन जी, या उसमें तो मैं स्टार प्रचारक थी, स्पीकर थी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर थी। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में 109 सभाएं मैंने की है पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर झुंड बना करके सब बड़े मोटे मोटे लोग, टीएमसी के वर्कर जो है वो जाते हैं और जा करके सारे घर में बोलते हैं, বেরোতে হবে না, আমরা ভোট দিয়ে দেবো, ঠিক আছে কাকি, বেরোবেন না, বাকি মদ ফদ মদ ফদ ডিম ভাত अंडा चावल সব এখানে চলে আসবে, আপনাদেরকে বেরোতে হবে না, আমরা ভোট দিয়ে দেবো। ये चलता है पश्चिम बंगाल में। यानी कि मुझे वोट दोगे और तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। हाँ, दूसरा, जिस दिन वोटिंग होती है जी, उस दिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पंचायत इलेक्शन में तो मीडिया ने दिखाया है, गाड़ी से बम निकलता है, लुंगी से बम निकलता है, लुंगी के अंदर बड़े वाले बम निकलता है, रस्सी में बंधा इतना बड़ा बड़ा बम निकलता है, यहाँ तक कि एमएलए विधायक, टीएमसी के विधायक के बेटे की गाड़ी और पतलून से गट्टा और बम निकलता है। और उसके बाद ना कट्टा ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, लाइन में जो लोग वोट देने के लिए खड़े रहते हैं वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि अगर मतलब टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो ये कट्टा चल जाएगा तुम्हारे घर पर। अच्छा, टीएमसी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो उर्दू में है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो इससे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ऑब्नॉक्शियस या एनॉक्शियस नहीं फील करना चाहिए, बिकॉज बिरज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत को मिला करके मुगलों ने उर्दू बनवाया था ताकि राजपूतों से, ठाकुरों से उनका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो समझ में आ जाए, क्योंकि या मुगल जो आए थे उनमें से किसी को या तो पर्शिया आता था या तो अरबी आती थी। जो हिंदी भाषा है वो उनको नहीं आती थी, तो बिरज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत को मिक्स एंड मैच करके उसका मिक्सर बना करके उर्दू बनाया गया है। लेकिन ये बात क्योंकि जो जाहिल जपट रेडिकल मुसलमान हैं उनको समझ नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि ममता बनर्जी ने तो उर्दू में दे दिया है परिचय पत्र, मतलब है कि वो सिर्फ मुसलमानों की मसीहा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ममता बनर्जी ने अपनी हरकतों से ये बताया है कि वो मुसलमानों की मसीहा पैदा हुई है, मुसलमानों के लिए बंगाल में पैगंबर आया है, कोई नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से, तो सारे के सारे जो 52-53% हिंदू बचे हैं वो सब भाजपा को वोट कर दें, बता दें उनको कि भाई तुम उर्दू पढ़ो, उर्दू लिखो, उर्दू सीखो, हमें तुमसे कुछ नहीं मतलब है। अच्छा, बंगाल चुनाव में अगर हम देखें तो एसआईआर जो है वो कितना रोल प्ले करने वाला है और किसका फ़ायदा और किसका नुकसान जो है वो आप देख पा रही हैं? देखिए, एसआईआर ने संवैधानिक तरीके से अपना काम किया है और देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एसआईआर को इस बात की अनुमति देता है कि जब भी उनको ऐसा महसूस हो कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए उनको वोटर आईडी कार्ड और आइडेंटिफिकेशन कार्ड का उनको स्क्रूटनी कराना है तो वो करवा सकते हैं कहीं पर भी। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मुझे इलेक्शन से पहले करवाना है या इलेक्शन के बाद करवाना है, जब उनको फील होगा वो करवा सकते हैं और कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन मात्र पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा ड्रामाबाजी हुई, खुद ममता बनर्जी आ गई देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़े होकर के, उन्होंने साड़ी और काले शॉल में उन्होंने सबमिशन भी दे दिया। हालांकि ममता बनर्जी एलएलबी हैं और बहुत अच्छी वकील रह चुकी हैं पश्चिम बंगाल की, ये मैं जानती हूँ। एसआईआर से ममता बनर्जी जो डरी हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है। एसआईआर सिर्फ एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जो संवैधानिक रोल है और संवैधानिक अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की करने की, शायद उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर ममता बनर्जी डर के मारे भीगी बिल्ली बन करके इस तरीके से रिएक्शन ना देती। लेकिन वो जो रिएक्शन दी है उससे प्रभाव जरूर पड़ा है, एग्जैक्टली पड़ा है। और मुझे देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 90 लाख वोटर सिर्फ घुसपैठिया नहीं थे। सिर्फ एक कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहिएगा तो उसमें 40% घुसपैठिया ही हैं।
उसके बाद फिर आप पोर्ट एरिया चले जाइएगा तो वहाँ तो 50% घुसपैठियाँ हैं। उसके बाद आप हावड़ा, हुगली, उलबेरिया चले जाइए, उसके बाद फिर आप दुर्गापुर चले जाइए, उसके बाद आप आसनसोल चले जाइए, उसके बाद फिर आप सोनारपुर चले जाइए, तो सब जगह आपको कहीं कहीं 30%, कहीं 35% आपको वही मिलते रहेंगे। अच्छा, मैं सोनारपुर की बात आपको बता देती हूँ। 2024 में सोनारपुर में सद्दाम सरदार एक टीएमसी का कार्यकर्ता नेता था, मोहल्ले का नेता। उसके घर से बेडरूम से बेड के नीचे से एक सुरंग मिला, और वो सुरंग कहाँ तक जाता था आपको पता है? बांग्लादेश तक। अब आप सर्च कर लीजिए, उसका नाम है सद्दाम सरदार। बांग्लादेश तक वो सुरंग जाता था। मतलब यहाँ तक कनेक्शन है, यहाँ तक कनेक्शन है। तो 90 लाख जो वोटर जो कटे हैं ना, जो मरे हैं, जिन मरे हुए का जो भूत दे रहा था वोट, वो कटे हैं, या फिर जिनका परिवार यहाँ से बंगाल से कहीं और शिफ्ट हो चुका है लेकिन फिर भी उनका वोट दिया जा रहा था, वो कटे हैं। घुसपैठियां अप्रोप्रिएट तरीके से अभी भी नहीं निकले हैं। इवन मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार में ढकैया बंगाली जो है वो कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठ चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में जो है वो पाकिस्तान पेशावर का रहने वाला मंत्री बन चुका है। उसका बाप दादा पेशावर पाकिस्तान का है, सिर्फ अब्बा और वो बेटा, और उसका आने अभी जो परिवार है वो भारतीय है। तो ये हाल है। ममता बनर्जी जो इतना डरी थी, वो क्यों डरी थी कि अगर एसआईआर का प्रोसेस थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो उनके कैबिनेट मंत्रालय में मिल जाएगा ढकैया बंगाली कैबिनेट मंत्री, पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री, इसलिए वो इतना डरी थी। अच्छा, ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल का मुसलमान एक मुश्त होकर टीएमसी को जो है वो वोट करेगा। क्या लग रहा है, एक मुसलमान आप भी हैं और आप भी बंगाल के ही हैं, क्या लग रहा है कि सारे मुसलमान जो हैं वो मिलकर टीएमसी को इस बार लेकर फिर से वापस आएंगे चौथी बार? देखिए, जिन मुसलमानों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है, जिन मुसलमानों को असलहा बारूद बम का व्यापार करना है, जिन मुसलमानों को तलवा चाट करके काउंसलर या विधायक बनना है, जिन मुसलमानों को हेरा फेरी करना है, जिन मुसलमानों को चिटफंड से पैसा कमाना है, जिन मुसलमानों को तोलाबाजी उठानी है, जिन मुसलमानों को चरस गांजा कोकीन बेचना है, जिन मुसलमानों को गुंडागर्दी और दबंगई करनी है, जिन मुसलमानों को जिहादी और आतंकी मानसिकता वाला काम करना है, वो ममता बनर्जी को वोट करेंगे। लेकिन जिन मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, जिन मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, जिस मुसलमानों को रक्षा और सुरक्षा चाहिए, जिस मुसलमानों को डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट चाहिए, जिन मुसलमानों को एक पीसफुल माहौल चाहिए, वो भाजपा को वोट करेगा। बस क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि बंगाल चुनाव में मुसलमानों के आका बनने की भी होड़ लगी हुई है, ये भी हम देख रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो खुद को मुसलमान के रहनुमा भी बता रहे हैं। मतलब कई ऐसे ट्वीट्स भी हम देख रहे हैं। असल में मुस्लिम का शुभचिंतक कौन लग रहा है आपको, क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं, एक महिला हैं, और इसके अलावा आप कोलकाता बंगाल से ही आती हैं। देखिए, अवैसी आज से नहीं, उसके अब्बा जान जब रजाकारियों के साथ बैठते थे, जो भारत का विरोध करता था, पाकिस्तान का समर्थन करता था, और असदुद्दीन अवैसी की जो पॉलिटिकल पार्टी है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कासिम रिजवी रजाकारी की पार्टी है, जिसमें उसने ऑल इंडिया लगा करके सबको मामू बना दिया है, सबको मामू बना रहा है। ये हमारी विडंबना और दुर्भाग्य भी है कि ऐसे ऐसे रजाकारी और पाकिस्तानी पार्टी को हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन भी दे देता है। तो अवैसी कोई नया मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत पुरानी उसकी ये हरकत और चालबाजी है। लेकिन अगर वाकई में 22 करोड़ मुसलमान असदुद्दीन अवैसी को अपना मसीहा मानता, तो क्या लोकतंत्र के मंदिर में असदुद्दीन अवैसी अकेला टिमटिम चिराग होता? कभी कम से कम 22 तो असदुद्दीन अवैसी जैसे टोपी और दाढ़ी वाले लोग होते ही ना, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ करके शपथ लेता, लेकिन अकेला अवैसी ही है। हुमायूं कबीर पर आते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा अलग रही है। पश्चिम बंगाल को जब हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं तो जुलूसों का शहर माना जाता है, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने जिस हिसाब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, ठीक उसी को फॉलो किया है ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और वाकई में हुमायूं कबीर अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन बनी है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके ही बनी है, या ममता बनर्जी की अगर आइडेंटिफिकेशन बनी है तो तुष्टीकरण की राजनीति करके ही बनी है। तो आप सोचिए कि जो जिसका यूएसपी है, अगर उससे उसको हटा दिया जाए तो फिर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन बचेगी क्या? अब उर्फी जावेद अगर वैसे कपड़े ना पहने तो लोग उसको नहीं वायरल करेंगे। तो सेम है, सेम चीजें हैं।
अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है या फिर सच में बाबरी मस्जिद जो सिर्फ है वोट पॉलिटिक्स थी, सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स थी। और आप सोचिए कि जिस हिसाब से चंदे क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है हमेशा केंद्र में बना रहता है जब हमेशा, भी हमेशा। तो ये वहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं, बनाने का वो- बार बार जो है ये जिक्र करना कि हाँ, और उर्दू में अभी अपना ये लागू करना, निकालना, इस तरीके से तमाम चीज़ों को जो घोल के निकाला जा रहा है इस बंगाल चुनाव के एकदम जैसे ही नज़दीक आया, क्या लग रहा है? देखिए, ये बात ममता बनर्जी साहिबा को बहुत अच्छे से पता है कि 40% अगर वन शॉट वोट उनका मुसलमानों के पास आ जाता है, वन शॉट वोट अगर मुसलमानों के पास आ जाता है तो फिर उनको कितने 11% वोट के लिए ही तो लड़ना पड़ेगा ना। 51% आया, उनकी जीत हो गई, वो फिर से चेयर पर बैठ गई। तो ये तो बहुत, ये जो कैलकुलेशन है ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर कैलकुलेशन है। तो एक तरफ 11%, तो क्यों वो हिंदी में लिखेंगी, और एक तरफ 40%, क्यों ना वो उर्दू में लिखेंगी उनको आकर्षित करने के लिए। दूसरा आता है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए ये सारा कुछ बाबरी मस्जिद और ये और वो सब चीजें किया है। और क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने बाबरी मस्जिद के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसने चंदा उठा लिया। और चंदा तो ऐसा आया कि पाकिस्तानी डॉलर और विदेश के डॉलर भी आ गए, जो SBI बैंक ने उसके ऊपर केस कर दिया, फिर बाद में गृह मंत्रालय की तरफ से उसके ऊपर केस हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि पीएम मोदी अब बंगाल के लिए जब बोलते हैं अपने भाषण में तो कहते हैं बिहार की तरह ही कि जंगल राज है, बंगाल भी जो है वो भी जंगल राज। तो क्या जहाँ जहाँ विपक्ष रहेगा, जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष नहीं रहेगा, वहाँ वहाँ जंगल राज होगा, और जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष रहेगा वहाँ वहाँ बहुत खुशनुमा जो है वो राज रहेगा, ऐसा है क्या? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर किसी बेटी का अपहरण होता है या किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो दूसरे दिन ही हम देखते हैं कुछ घंटों के बाद कि लंगड़ाते हुए आ रहा है अक्यूज्ड, या कोई अवैध निर्माण बनता है तो तुरंत बुलडोजर जाता हुआ दिखाई देता है, या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कोई मॉड्यूल होता है तो तुरंत उसको धरपकड़ किया जाता है, या लैंड जिहाद चल रहा होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई स्टार्ट होती है। यूक्रेन का एक आतंकवादी बंगाल में बैठा हुआ था और ममता बनर्जी की सरकार ने उसको पकड़ा नहीं, तो जंगल राज ही हुआ ना, जंगल राज ही हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस राज में है उसको जंगल राज गलती से भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस राज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसको जंगल राज ही तो कहा जाएगा। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने जय श्री राम बोला तो दूसरे दिन उसका शव मरा हुआ पेड़ से लटकता हुआ नजर आता है, तो इसी को तो जंगल राज कहा जाता है। तो जब जब जहाँ जहाँ चुनाव आता है जो सत्ता पक्ष है घुसपैठियों की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं चर्चा करते कि कहाँ है वो घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए निकले हैं? हमारे देश में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। कितने लोगों ने RTI डाली है घुसपैठियों का नंबर पूछने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को कितने कितने विपक्ष के नेता और हमारे जनता ने कितने लेटर लिखे हैं कि भैया हमें तो चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में कितने रिट पिटिशन गए हैं कि मुझे पूरा नंबरिंग चाहिए, कोई पूछता क्यों नहीं है? और जब मीडिया दिखाती है अपने कैमरे के लेंस से कि कैसे बॉर्डर से भाग रहे थे सारे घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में जब SIR हुआ था, नाना आमी तो আমার দেশে চলে যাব, नाना आमी तो আমার বাড়িতে চলে যাব, आमी तो ढाकार लोग, आमी तो कोलकाता लोग नॉय, तब उस पर क्यों नहीं यकीन हो रहा था जनता को? और चलो ठीक है, अगर आपको कैमरा के लेंस पर भी यकीन नहीं है तो कुछ करो ना, कानूनी प्रक्रिया करते क्यों नहीं हो? किसके लिए दरवाजा नहीं खुला है? देश की न्यायपालिका का दरवाजा तो सबके लिए खुला है, पेन और पेपर तो सबके पास है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा RTI कर लो, नंबर पूछ लो, या खड़े हो जाओ जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के सामने और कहो कि भैया हमको पूरा डिटेल दो। मांगते हो नहीं, हवाबाजी में तीर छोड़ते रहते हो सस्ती लोकप्रियता के लिए। देखिए, भाजपा में जो नेता और जो स्पीकर हैं उनसे भिड़ना और उनसे निपटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपना होमवर्क करके बैठते हैं। अच्छा, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो है फ्री बीज की बात की है, तो फिर TMC और बीजेपी में क्या अंतर है? बीजेपी भी फ्री बीज दे रही है, TMC भी फ्री बीज दे रही है, लेकिन जब भाषण देने की बात आती है तो कहा जाता है फ्री बीज पे जो है लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। तो आप दोनों में अंतर क्या है? एक होता है कि जब हम सरकार में हैं तब हम जनता को
जनता के लिए खड़े होंगे, और एक है कि हम सरकार में नहीं हैं फिर भी हम जनता के लिए खड़े हैं। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, ये मैंने अपने हाथ से गांव-गांव, ग्राम-ग्राम में जाकर के पश्चिम बंगाल में बांटा है। और वो कोई ऐसा नहीं कि इलेक्शन आने से पहले योजना पटल पर हुई कंप्लीट और उसको जाकर के हमने दिया है। इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है, पर आवास योजना मिल रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष की पार्टियां जब खड़ी होती हैं ना इलेक्शन के वक्त में, तो ये मोदी को टारगेट पता है क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास उनके कार्यों का कोई लिस्ट नहीं होता है। मुझे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ना लड़ना था ना लड़ना है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागती हूँ, कभी पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करना है। तो ये लालसा नहीं है मेरे अंदर कि मुझे टिकट मिलेगा ना तो उसी क्षेत्र में ना मैं रोज जाकर के चाय और सुट्टा पीऊंगी। मुझे ना मिले तो भी मैं जनता के साथ हूं, मुझे मिले तो भी मैं जनता के साथ हूं। तो पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल सरकार है वो अगर विद्या आश्रम खोल रही है और किसी को दान दक्षिणा के नाम पर दे रही है तो उसकी सरकार है, इसलिए भाजपा की सरकार तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम बंगाल चुनाव पर लेंगे कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर सीएम योगी आदित्यनाथ जो जनसभा से क्या बंगाल में भी भाजपा को बाकी राज्यों की तरह जो है वो परिणाम जो है वो मिल सकेगा स्टार कैंपेनर सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने से? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो पॉपुलैरिटी है जी वो पूरे ब्रह्मांड में है और पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के लोग उनको एक झलक देखने के लिए, पता है, पूरा सैलाब गया था और ममता बनर्जी की रैली से हट करके उठ करके लोग गए हैं दुर्गापुर की मीटिंग में। एक तरफ आसनसोल में ममता बनर्जी का भाषण चल रहा था और उतने में ही पता चला कि योगी आदित्यनाथ जी का हेलीपैड उतर रहा है। ममता बनर्जी की स्पीच आधी अधूरी छोड़ करके वो लोग सब चले गए योगी आदित्यनाथ जी का को देखने के लिए। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है कि ये लोकप्रियता जो है जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लोकप्रियता। योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं से निकाल करके लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक राज्य कैसे बनाया जाता है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ नाजिया जी क्योंकि जब मैं बिहार चुनाव में थी ऑन ग्राउंड, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती थी ना, तो वहाँ पर भीड़ जो मैं देखती थी, अब मेरे कई ऐसे वीडियोस देखेंगे जिन पर मतलब वहाँ के लोग तो पसंद कर ही रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है उन वीडियोस को। जब मैं लोगों से सवाल पूछ रही थी वहाँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, महिलाएं जो दूर दूर की पगडंडियों को पार करके बोल रही है कि मैं सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए आई, और इतनी भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी कोशिश करती हैं महिलाएं जो पुरुष हैं कि एक बार उनको देखने के लिए। तो बस उसी को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या बंगाल चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की एक झलक के लिए लोग पहुँच रहे हैं वहाँ, ममता बनर्जी की रैली को छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या ये लोकप्रियता जिस तरीके से बिहार में उभर कर सामने आई और बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या बंगाल में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं मोदी जी के लिए जहाँ तक बात करूँ, मेरी नज़र में तो वो फरिश्ता है अल्लाह के भेजे हुए, क्योंकि उन्होंने मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बचाया है, बेटियों को शिव शक्ति का नाम दिया है। तो मैं तो उनको फरिश्ता बोलती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री एक फरिश्ता है मेरे लिए, अल्लाह सुभान के भेजे हुए। दूसरा, योगी जी का पहुँचना पश्चिम बंगाल की धरती पर, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर, बिनोय बादल दिनेश की धरती पर, स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर, ये ऐसी बड़े बड़े लोगों की धरती पर जब योगी आदित्यनाथ जी के चरण आते हैं तो इसका मतलब होता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भगवा लहराने वाला है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है ये भगवाए हिंद होने वाला है। एक पश्चिम बंगाल की बेटी, एक मुस्लिम महिला ये कह रही हैं कि ये पॉसिबिलिटी है इस बार के चुनाव में कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। क्योंकि इसको मैं इस नज़र से भी कैलकुलेशन कर रही हूँ कि दो क्षणों में इस बार वोटिंग होनी है, और जब वोटिंग बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं हुआ है तब तक ममता बनर्जी के सीट कम आई है, और वोट जब लेंदी प्रोसेस में होता है तो ममता बनर्जी की सीटें बढ़ती हैं। तो ममता बनर्जी ने ही चिल्लाया था
एक बार में इलेक्शन कराओ, 2 बार में इलेक्शन कराओ, मासे मासे इलेक्शन कैनो कराचो। तो ठीक है, उन्हीं की बात मान ली गई और 2 क्षणों में इलेक्शन वोटिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। इस बार हम इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में मैं और आप ग्राउंड पर जा करके एक दूसरे पर भगवा लगाएंगे, ये तय है।